This is lecture number 1 of thermal physics, and in this lecture we will start with KTG. ठीक है, देखिए थर्मल फिजिक्स में टोटल आपके पास 5 टॉपिक्स होते हैं। जैसे टॉपिक्स के नाम हैं टेम्परेचर स्केल एंड थर्मल एक्सपेंशन, फिर आता है कैलोरीमेट्री, फिर आता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, एंड देन आता है केटीजी, और फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो टोटल ये 5 टॉपिक्स हैं पूरे थर्मल फिजिक्स में। हम इन पांचों टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केटीजी से। पहले केटीजी पढ़ेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, फिर कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, और फिर मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, एंड एट लास्ट वी विल स्टडी टेम्परेचर स्केल एंड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विथ केटीजी। सो हम बात करने जा रहे हैं केटीजी के बारे में, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए जो केटीजी के फादर हैं, फादर बर्नौली को हम फादर ऑफ केटीजी बुलाते हैं। तो बर्नौली इज कॉल्ड फादर ऑफ केटीजी। जैसे आपके पास अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर के आपके पास 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होगा, जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। और अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम है तो उसमें क्या होगा, उसका जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा वाइब्रेशनल एनर्जी उसमें होगा, यानी कि उसका जो मॉलिक्यूल है सॉलिड में वो ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड में तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम है, जिसके कारण से इन दोनों मॉलिक्यूल्स का जब वाइब्रेशन एनर्जी की बात करते हैं तो इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम होने के कारण जो है काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पर मॉलिक्यूल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि मॉलिक्यूल्स कितना आसानी से मूव कर सकते हैं, पर यहाँ तो मॉलिक्यूल्स जो है इट इज़ टाइटली पैक्ड। अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं तो उनको फ्रीडम नहीं है आसानी से मूव करने के लिए। इसीलिए सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी कम होता है, पर एनर्जी तो है, पार्टिकल रैंडम ऑसिलेट तो कर रहे हैं, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी उनका ज़्यादा होता है। तो सॉलिड्स में लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम, इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर आप लिक्विड में बात करते हैं तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर हो गया, तो अब मॉलिक्यूल सिंस थोड़ा सा दूर हो गया तो अब मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, मूव भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड्स में। फिर गैस में आप बात करते हैं तो गैस में तो मॉलिक्यूल्स और भी दूर हो गए, और अगर मॉलिक्यूल्स और भी दूर हो गए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो गैस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है पोटेंशियल एनर्जी से। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा निगेटिव में होता है। जैसे निगेटिव में क्यों होता है, जैसे आप बात करते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन चेंज इन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही होता है, वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब मान लेते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट द हम फोर्स लगा रहे हैं, तो मान लेते हैं फोर्स इधर है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एफ एस कॉस थीटा इसको लिखते हैं। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा 180 डिग्री है, तो कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो वर्क डन आ गया -एफ इंटू एस, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए निगेटिव में आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि अगेंस्ट द फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव में होता है, तो इसलिए हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक सिस्टम में टोटल इंटरनल एनर्जी के बारे में, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, तो टोटल इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, उस सिस्टम का स्टोर्ड एनर्जी होता है, स्टोर्ड एनर्जी, और ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम, तो मान लेते हैं आपके पास एक कंटेनर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अभी ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो अब मान लेते हैं आप क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया आपने। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो पहले मॉलिक्यूल के पास एनर्जी था वो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी बढ़ जाएगा, और जैसे ही मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। डन। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो आप ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। अब इसका क्या मतलब है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बेसिकली ये किस पे डिपेंड होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। तो मान लेते हैं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बेसिकली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अगर किसी में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, मान लेते हैं सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मोर नेगेटिव, क्योंकि किसी का पोटेंशियल एनर्जी कम है तो हम बोलते हैं सिस्टम स्टेबल है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज मोर नेगेटिव, लेकिन गैस की अगर आप बात करते हैं तो गैस में क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो स्टेबल कम होगा, और अगर स्टेबल कम है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है तभी वो सिस्टम स्टेबल होगा। इतना समझ में आया। अच्छा, अगर हम आइडल गैस की बात करते हैं, आइडल गैस की अगर हम बात करते हैं तो आइडल गैस में जो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जीरो होता है। तो हम बोलते हैं कि आइडल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। और आइडल गैस का जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं कि मान लेते हैं एक कंटेनर में आइडल गैस है, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं कि आइडल गैस में जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में इंटरैक्शन ही नहीं है। अगर इंटरैक्शन ही नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं होगा, तो हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं होगा। तो आइडल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेसिकली पोस्टुलेट्स दिए गए थे आइडल गैस थ्योरी का, उसके अकॉर्डिंग कि आइडल गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरैक्शन ही नहीं है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडल गैस पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आइडल गैस के लिए जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, क्योंकि
टोटल एनर्जी आइडल गैस का वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम आइडल गैस के लिए जो टोटल एनर्जी है उसको लिखते हैं म्यू CV dt डेल्टा टी। तो यहाँ से देखिए टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे CV है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला बाद में भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप रियल गैस की बात करते हैं, रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस में इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी होगा, IM में भी होगा, क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरैक्शन होता है। तो वहां पे टोटल एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रियल गैस का इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, इसीलिए टोटल एनर्जी रियल गैस का हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, रियल गैस के लिए टोटल एनर्जी देखिए पोटेंशियल एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, और पोटेंशियल एनर्जी इज अफेक्टेड बाय PVT यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो यानी कि रियल गैस के लिए टोटल एनर्जी जो है इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम। इतना समझ में आया? अच्छा, अगर हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बारे में, इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बारे में, तो सॉलिड में देखिए मॉलिक्यूल पास पास है, तो सॉलिड में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड का, और फिर गैस का। गैस में हम रियल गैस की बात कर रहे हैं, और फिर होगा आइडल गैस का। आइडल गैस का ये है रियल गैस। अच्छा, आइडल गैस का IMF सबसे कम क्यों है? क्योंकि पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग आइडल गैस मॉलिक्यूल में इंटरैक्शन ही नहीं है, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स की कैसे बात कर लेंगे? अब देखिए, जिसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा यानी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड में सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा होगा आइडल गैस में, फिर होगा रियल गैस में, फिर होगा लिक्विड में, और सबसे कम होगा सॉलिड में। देखिए ऐसा क्यों आ रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। इंट्रामोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी। सॉलिड में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। और मैं आपको बताऊं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स आइडल गैस में तो लगभग जीरो होता है, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड की ही बात की थी इसमें। तो आइडल गैस का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जीरो होता है, बाकी सब का निगेटिव में आता है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड का पोटेंशियल एनर्जी कम, तो निगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा -3, -2, -1 और इसका 0। इतना समझ में आया? अच्छा, अगर आप बात करते हैं रियल गैस के बारे में, रियल गैस की बात करिए आप, तो रियल गैस में क्या करिएगा जब आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा। वॉल्यूम बढ़ाने का क्या मतलब है? वॉल्यूम बढ़ाने का क्या मतलब है कि बेसिकली मान लेते हैं पहले कंटेनर का वॉल्यूम इतना था, तो रियल गैस के मॉलिक्यूल पास पास थे। अब आपने क्या किया, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो रियल गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। तो यानी कि उसके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो कम हो गया। ठीक है? और अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम हो गया, स्टेबिलिटी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। समझ में आया? लेकिन आप क्या करते हैं, रियल गैस में आपने वॉल्यूम कम कर दिया। पहले रियल गैस इतने छोटे से सिलेंडर में था, अब और छोटे से सिलेंडर में इतना मॉलिक्यूल है, तो उसके बीच में जब आप वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। इतना समझ में आया? सो आप इस क्वेश्चन को देखिए, रियल गैस एंड आइडल गैस इक्वली एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब है कि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ड्यूरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हमने लिया है। देन हुज इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस मोर। तो देखिए क्या हुआ है, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम बढ़ाया है, क्योंकि आपने एक्सपैंड किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा।
तो आपको पता है आइडल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है यानी टोटल एनर्जी जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आइडल गैस में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, तो टोटल इंटरनल एनर्जी वो भी कांस्टेंट होगा आइडल गैस के लिए। पर आप रियल गैस की बात करिए, रियल गैस में टोटल इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड करता है और पोटेंशियल एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि रियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसके कारण से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। और अभी अभी हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया है यानी मॉलिक्यूल को आपने दूर कर दिया है, तो उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा तो अभी अभी मैंने बात किया था कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम होने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, जिसके कारण से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। तो अगर हम रियल गैस की बात करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ाइएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन हम यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में। जैसे अगर आपको कहीं स्मॉल m दिखे तो इसको बुलाते हैं मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, याद रखिएगा। कैपिटल N कहीं पे दिखे तो इसको बुलाते हैं नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को हम कैपिटल N बुलाते हैं। एक गैस मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इसको कैपिटल N बुलाते हैं, और कैपिटल M होता है मास ऑफ टोटल गैस। टोटल गैस मॉलिक्यूल का मास उसको कैपिटल M बुलाते हैं। तो देखिए टोटल गैस का मॉलिक्यूल इनटू एक गैस का मॉलिक्यूल, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ टोटल गैस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मास ऑफ एक गैस मॉलिक्यूल को स्मॉल n से बुलाते हैं। टोटल n गैस है तो m इंटू n टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल लिखते हैं कैपिटल स्मॉल m इंटू कैपिटल N। स्मॉल m और स्मॉल कैपिटल N क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, और मास को हम ग्राम में ही लिखेंगे। फिर एक नोटेशन आता है N0 या Na, इसको बुलाते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। यूनिट इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल्स पर मोल, यानी कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। एक मोल पेन तो कितने पेन, इतने पेन, समझ में आया। फिर एक टर्म होता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बोल दीजिए या इसको मोलर मास भी बुलाते हैं। मोलर मास मतलब मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर वेट को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल इनटू एक मोल में कितने गैस मॉलिक्यूल, इतना। तो मॉलिक्यूलर वेट होता है स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये भी याद रखिएगा। इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। फिर एक आता है म्यू। म्यू को हम बुलाते हैं मोलर अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री में म्यू को n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, पर स्मॉल n को फिजिक्स में हम मॉलिक्यूलर डेंसिटी या नंबर डेंसिटी से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए हम फिजिक्स में नंबर ऑफ मोल्स को म्यू से डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, टोटल मास जो है अभी हम लिख के आए हैं, टोटल मास जो है गैस का वो स्मॉल m इंटू कैपिटल N होता है। तो देखिए टोटल मास कितना हो गया, स्मॉल m इंटू कैपिटल R, और मॉलिक्यूलर वेट को हम यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो m से m कैंसिल हो गया, तो बचा नंबर ऑफ टोटल गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। फिर एक स्मॉल n को बोलते हैं मॉलिक्यूलर डेंसिटी, यानी कि नंबर डेंसिटी। और
नंबर डेंसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। फिर एक होता है रो को बुलाते हैं गैस डेंसिटी, और गैस डेंसिटी को यानी कि रो को बुलाते हैं मास, यानी टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और इसमें रिलेशन क्या है, यानी कि नंबर डेंसिटी और गैस डेंसिटी में। तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि गैस डेंसिटी होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, हम यहाँ से टोटल मास को लिखते हैं एक गैस के मॉलिक्यूल का मास इनटू टोटल गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और N/V को लिखते हैं नंबर डेंसिटी। तो गैस डेंसिटी आ गया एक गैस का मास, एक गैस मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर डेंसिटी, उस गैस मॉलिक्यूल का नंबर डेंसिटी। तो ये सब नोटेशन आप याद रखिएगा। फिर R होता है गैस कांस्टेंट। R का वैल्यू याद रखिएगा 8.31 जूल पर मोल केल्विन, और एक R का वैल्यू होता है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। और K को बुलाते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K होता है R/Na, इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन, और K का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अगर हम आइडल गैस की बात करते हैं, तो आइडल गैस के लिए हम लिख सकते हैं PV = μRT। म्यू क्या है? मोल। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, हम मोल को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, PV = मोल को लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू R इंटू टी। अच्छा, एक मोल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं PV = गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू R इंटू टी। अब ध्यान से देखिए, PV = m/ मॉलिक्यूलर वेट R इंटू टी। आप इस वॉल्यूम को नीचे लेके आइए, तो क्या होगा? तो P = m/V RT/ मॉलिक्यूलर वेट, और अगेन आप इस वॉल्यूम को नीचे लेके आइए, तो ये हो जाएगा P = N/V RT/Na, ठीक है। अब देखिए, मास अपॉन वॉल्यूम ये होता है गैस डेंसिटी के बराबर रो, तो P हो गया रो RT/ मॉलिक्यूलर वेट, और R/Na अभी आप पढ़ के आए हैं वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है, तो P हो गया, और N/V यानी कि टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये नंबर डेंसिटी होता है, तो इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा NKT, क्योंकि R/Na को K लिखे हैं और टेम्परेचर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आप इस रो को नीचे लेके आइए, तो P/रो हो गया RT/ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और नंबर डेंसिटी और रो में आपको रिलेशन पता था, क्या था रिलेशन? कि जो गैस डेंसिटी है = मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल इनटू नंबर डेंसिटी। तो यहाँ से n को लिख सकते हैं ρ/m, स्मॉल m, तो लिख दीजिए, तो यह आ जाएगा ρ/m KT। इस रो को आप इधर लेके आइए, तो P/रो = KT/m। हम बेसिकली ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर वेट है, जो कि आसानी से क्वेश्चन में देगा। ये स्मॉल m क्या है? एक गैस मॉलिक्यूल का मास, तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। तो इस दोनों को आप रिलेट कर दीजिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं P/रो = RT/ मॉलिक्यूलर वेट = KT/m। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है।